हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओ निंग ज़ू फैन से पूछती है, हमने तुम्हारे बारे में तो पूछा ही नहीं, तुम कौन सी बड़ी फैमिली से हो। ज़ू फैन उनसे कहता है, मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मैं किसी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, हमारी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं। ये बात सुनकर ज़ीटियान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ज़ाओ निंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ज़ीटियान ज़ू फैन से कहता है, लेकिन मैंने कभी लू फैमिली के बारे में नहीं सुना। ज़ू फैन उसे कहता है, हाँ तुमने नहीं सुना होगा क्योंकि हमारी फैमिली एक 3rd क्लास फैमिली है, एक बहुत ही छोटी फैमिली है। ज़ाओ निंग सोच रही होती है, ऐसी छोटी फैमिली के पास इस तरह का पावरफुल मास्टर कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज और 7 फैमिलीज के पास भी ऐसे मास्टर्स बहुत ज्यादा कम है। ज़ीटियान आगे बढ़ता है और ज़ू फैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर अगर तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा छोटी है और तुम्हें पनाह चाहिए तो तुम हमारी जियान होम फैमिली के मेंशन में आकर रह सकते हो। ज़ू फैन उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है और कहता है, लेकिन तुम लेट हो चुके हो, हमारे पास पहले से एक ऑफर आ चुकी है, हम लोग कियानलंग पवेलियन के साथ रहते हैं। मैंने अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी कियानलंग पवेलियन वालों के साथ। अगर तुम्हारी जिन्हो फैमिली वाले हमारे साथ आकर रहना चाहते हैं तो तुम लोगों को मोस्ट वेलकम है, आ जाओ और हमारे साथ रहो। ज़ीटियान ज़ू फैन की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कियानलंग पवेलियन वाली 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, वो इसके साथ एक अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकते हैं। लेकिन इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर तो नहीं लगता कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर ये वाकई में सच बोल रहा है तो ये तो बहुत ही खास बात है, ये लड़का वाकई में अमेजिंग है। ज़ीटियान ज़ू फैन से ज्यादा बातें निकलवाने के लिए उसे कहता है, ब्रदर अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, लेकिन इस तरह हमसे झूठ तो मत बोलो कि तुम एक छोटी सी फैमिली से हो और तुम्हारा कियानलंग पवेलियन वालों के साथ एक अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ज़ाओ निंग भी उसे कहती है, हाँ ब्रदर ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने तुम्हें अपनी फैमिलीज के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम हमें सही सही बात नहीं बता रहे। ज़ू फैन उन दोनों से कहता है, पता नहीं तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम दोनों से सच कह रहा हूँ। ज़ीटियान कहता है, अच्छा ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि तुम हमसे सच कह रहे हो, वैसे भी हमारा साथ कुछ ही दिनों का है, जैसे ही हम लोग वो क्विक सैंड ले लेंगे तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, हम दोनों अपने अपने अलग रास्ते पर चले जाएंगे, फिर इस बारे में जानने का क्या फायदा कि तुम कौन सी बड़ी फैमिली से हो या नहीं। चलो अब ब्रदर ज़ू फैन का प्लान सुनते हैं कि इसका प्लान क्या है, कैसे ये उस मास्टर से बचते हुए उस गोल्डन क्विक सैंड को चोरी करने वाला है। ज़ाओ निंग उन दोनों से कहती है, सभी लोग यहाँ पर अलग होने की बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी डील खत्म हो जाएगी सब लोग अलग हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पर दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। ज़ू फैन कहता है, इस दुनिया में कोई भी किसी का रियल फ्रेंड नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सभी लोग एक दूसरे से फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। ज़ू फैन जमीन पर बैठ जाता है और एक फॉर्मेशन अरे बनाता है। ज़ीटियान उस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो फर्स्ट लेवल की अरे की फॉर्मेशन है। ज़ीटियान ज़ू फैन से कहता है, लेकिन मैंने इसके जैसी अरे फॉर्मेशन पहले कभी नहीं देखी, ये कौन सी फॉर्मेशन है, मैंने बहुत सारी फॉर्मेशन देखी हुई है। ज़ू फैन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, ये तो वाकई में 7 फैमिलीज में से किसी एक बड़ी फैमिली से है, क्योंकि लॉन्ग नुई वो भी अभी छोटी है, लेकिन उसे भी इन्फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ पता है, इसीलिए इसे भी फॉर्मेशन के बारे में पता है। लेकिन अब मैं इसको क्या बताऊं कि ये एक एंशिएंट अरे है जिसके बारे में यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। ज़ीटियान उसकी ये टेक्निक देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है, मुझे अब पक्का पता चल चुका है कि तुम 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी बड़ी एक फैमिली से हो, और साथ ही कहता है, नहीं हो सकता है तुम रॉयल फैमिली से हो। ज़ू फैन उसे कहता है, अब मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि यार मैं एक बटलर हूँ, मैं किसी रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक टीम की तरह है, चलो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें अपना सारा प्लान बताता हूँ। तो यहीं पर बीस्ट माउंटेन के बारे में बताया जाता है कि बीस्ट माउंटेन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके सबसे पहले हिस्से को सेफ जोन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लो लेवल के स्पिरिट बीस्ट रहते हैं, जैसे कि लेवल 1 और लेवल 2 के। इस एरिया में ज्यादातर वही लोग आते हैं जिन्हें अपने लिए एक पेट चाहिए होता है, यानी अपने लिए एक स्पिरिट बीस्ट चाहिए होता है। वो सारे लोग बहुत ही कम कल्टीवेशन वाले होते हैं, जहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा कम है। और इसके अलावा फ्लोइंग गोल्डन स्प्रिंग वो भी इसी एरिया में है, जिसके अंदर से गोल्डन क्विक सैंड निकलती है। फिर माउंटेन ऑफ बीस्ट के सेकंड एरिया की बारी आती है, जहाँ पर तीसरे और चौथे लेवल के स्पिरिट बीस्ट रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम लोग एक बोन फोर्जिंग राम के मास्टर नहीं हो तो तुम लोग वहाँ पर जाकर मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सेकंड एरिया में सिर्फ वही मास्टर जाते हैं जिनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई होती है और उन्हें अपने लिए एक बहुत पावरफुल स्पिरिट बीस्ट की जरूरत होती है। और लास्ट में बारी आती है माउंटेन ऑफ बीस्ट के तीसरे हिस्से की, जहाँ पर जो बीस्ट रहते हैं वो 5th लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर के होते हैं और वो सारे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हाई लेवल के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पर जाने से डरते हैं। यहाँ तक किसी कहानियों में सुना गया है कि अगर गार्ड्स भी इस जगह पर जाएंगे तो उन्हें भी मुश्किल होगी वहाँ से गुजरने में, वहाँ पर मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। ज़ू फैन और उसके दोनों साथी अभी इस वक्त माउंटेन ऑफ बीस्ट के पहले हिस्से में है, जहाँ पर लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं
वो लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर से क्विक सैंड निकलती है कि ये वाली नदी उस झरने से बहुत ज्यादा दूर है जहाँ पर वो जोमिंग वैली के लोग जमा हैं। ज़ूपेन उन सब से कहता है हम लोग यहीं से अपने प्लान की शुरुआत करेंगे। ज़ीडियान उसे कहता है लेकिन हम लोग तो बाउंड्री पर हैं, यहाँ से आगे सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। वो सारे मास्टर्स यहाँ पर आने से घबराते हैं लेकिन तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ज़ूपेन उसे कहता है अब बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है, चलो जल्दी से अपने ड्रिल रैड को मुझे दे दो। इसे कहो कि यहाँ से एक गड्ढा खोदे, जमीन के नीचे से एक टनल बनाते हुए सीधा वहाँ तक जाए जहाँ पर वो जोमिंग वैली वाले लोग हैं। ज़ूपेन के हाथ में एक मैप होता है। ज़ूपेन कहता है इस मैप के मुताबिक हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और वो फाउंटेन वहाँ पर है। तुमने अपने रैड को कहना है कि वो इस पूरी जगह के नीचे टनल्स का एक जाल बिछा दे। ये बात सुनते ही ज़ीडियान और उसका चूहा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ीडियान ज़ूपेन से कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपने चूहे से कहकर यहाँ पर नीचे बिल तो खुदवा दूंगा, बहुत सारी टनल्स का जाल बनवा दूंगा। इन उन सारी टनल्स के अंदर अरेज की फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत है। हम यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन्स कहाँ से लेकर आएंगे? हमें कम से कम 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत होगी। ज़ूपेन उसे कहता है हमें 1000 की नहीं बल्कि 3222 स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत है और तुम्हारा चूहा सिर्फ एक बार में एक ही स्पिरिचुअल स्टोन बना सकता है। ये जितने भी मैजिकल बीस्ट हैं ये अपने अंदर से स्पिरिचुअल स्टोन्स रिलीज करते हैं। अब इसी की बात हो रही है। ज़ूपेन कहता है तुम्हारे चूहे को बस 3222 बार यहाँ का चक्कर लगाना होगा ताकि वो उतनी बार में एक एक स्टोन रिलीज करता जाए जिससे हमारी फॉर्मेशन बन जाएगी। ज़ाओनिंग चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुम इस चूहे को मारना चाहते हो? साथ ही वो चूहा भी एक्टिंग करते हुए मरने का नाटक करना शुरू कर देता है। ज़ाओनिंग ज़ूपेन से कहती है जरा इसकी तरफ तो देखो, ये बेचारा तुम्हारी बात सुनकर ही बहुत ज्यादा घबरा गया, इतना घबरा गया कि बेहोश हो गया है। ज़ूपेन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और ज़ीडियान से कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अपने चूहे को उठाओ और इसे कहो कि काम करे। मैं नहीं चाहता कि जोमिंग वैली वालों के हाथ में एक कतरा भी लगे। ज़ीडियान ज़ूपेन से कहता है क्या हमें वाकई में ऐसा करना चाहिए? इससे मेरा चूहा बेचारा मर भी सकता है। ज़ूपेन आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे तुम्हारे इस छोटे चूहे की जरा भी परवाह नहीं है, मुझे तो बस इस बात की परवाह है कि हमें बहुत सारी गोल्डन क्विक सैंड मिलने वाली है और अगर तुम मेरी बात को चुपचाप मान लेते हो और अपने चूहे को काम पर लगा देते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आज तुम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। ज़ीडियान पैसा कमाने वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है चलो भी ठीक है, इस चूहे को काम पर लगाते हैं। वैसे भी ये फर्स्ट लेवल का चूहा है, मुझे और मिल जाएगा। वो चूहा जो कि बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है वो भी सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ज़ूपेन और ज़ीडियान दोनों ही उसे घूर कर देखते हैं और उसे कहते हैं चल बेटा काम पे शुरू हो जा। वो चूहा आगे से और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन काफी सारा वक्त गुजरने के बाद का होता है। वो चूहा सारी टनल्स खोदने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है। ज़ूपेन कहता है मैंने तुमसे कहा था ये चूहा काम पूरा कर सकता है। ज़ीडियान कहता है हाँ तुमने तो कहा था, लेकिन एक बात तो है कि ये चूहा मुझे नफरत करने वाला है, आज के बाद ये मुझे अपना मास्टर नहीं मानेगा। वो चूहा जाकर ज़ाओनिंग के कंधे पर बैठा होता है। ज़ाओनिंग उन दोनों से कहती है तुम दोनों बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने इस चूहे की क्या हालत कर दी है, आज के बाद ये मेरा है। ज़ूपेन उसे कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर हम इसके साथ जबरदस्ती नहीं करते तो ये 3 दिन के अंदर ये सारा काम मुकम्मल नहीं कर सकता था। और वैसे भी तुम्हें एक स्पिरिट बीस्ट की जरूरत ही क्यों है अगर तुम उससे काम नहीं करवाना चाहते? स्पिरिट बीस्ट काम करने के लिए होते हैं, ना कि प्यार करने के लिए। ज़ूपेन आगे बढ़ता है और अपनी अरे फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा हो जाता है और अपनी मैजिकल पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी अरे को एक्टिवेट करता है। तो उस पूरे एरिया के नीचे जितनी भी टनल्स होती हैं उन सारी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। इस वक्त जोमिंग वैली के 7th एल्डर को दिखाते हैं जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। उन्हें भी कुछ अजीब सा महसूस होता है कि जमीन के नीचे किसी ने फॉर्मेशंस बिछाई हैं। ज़ूपेन कहता है सब कुछ रेडी है, हमारा जाल बिछ चुका है, जैसे ही वो गोल्डन क्विक सैंड निकलेगी हम वो सारी चोरी कर लेंगे और जोमिंग वैली वालों के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। जिस दिन गोल्डन क्विक सैंड निकलेगी उस दिन जोमिंग वैली के 7th एल्डर बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाले हैं क्योंकि उन्हें एक सरप्राइज मिलेगा। नेक्स्ट सीन फिर से काफी दिनों के बाद का होता है। ज़ीडियान उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, यानी ज़ाओनिंग की तरफ, जो कि चूहे के साथ खेल रही होती है। ज़ीडियान कहता है मुझे नहीं पता कि इस लड़की को गोल्डन क्विक सैंड चाहिए भी या नहीं, ये तो इस चूहे के साथ कितनी बेफिक्री के साथ खेल रही है। साथ ही ज़ीडियान बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है क्योंकि वो चूहा असल में इसका पेट है। वो कहता है ये मेरा पेट है और देखो उस लड़की के साथ कितना खुश है। कि यहाँ पर अगर मुझे किसी पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है तो वो ज़ूपेन पर रखनी है, जो कि इतनी ज्यादा शोर शराबे और इतनी ज्यादा टेंशन में वहाँ पर बैठा कल्टीवेट कर रहा है। हालांकि ज़ूपेन ने कहा है कि वो एक बहुत ही छोटी फैमिली से है, लेकिन मुझे अभी तक इसकी बात हजम नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता कि ये किसी छोटी फैमिली से है। छोटी फैमिली में इस तरह के यंग मास्टर्स नहीं होते। ये तो एक मास्टर की तरह कल्टीवेट कर रहा है, इसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। यहाँ पर कितने आराम से बैठा पुरसुकून बैठा कल्टीवेट कर रहा है। यहाँ तक कि पूरे टीन्यू एम्पायर में इस तरह का यंग मास्टर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ज़ीडियान अभी ज़ूपेन की तरफ ही देख रहा होता है कि ज़ूपेन कल्टीवेशन छोड़कर अपनी आंखें खोलता है और उसे कहता है मैंने अपनी 6th लेयर को पार कर लिया है, यानी मैंने ब्रेक थ्रू करके लेवल अप कर लिया है। पहले मैं 5th लेवल पर था, अब मैं 6 पे चला गया हूँ। ज़ीडियान जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है मुझे इतनी ज्यादा शर्म आ रही है, मैं एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मुझे लगता था मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये लड़का यहाँ पर इतनी टेंशन में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है और इसने
अपने आप को लेवल अप भी कर लिया है। मैं कभी भी इस लड़के का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। उसी वक्त जंगल में पंछियों के उड़ने की आवाज आती है। ज़ू पेंग कहता है लगता है वो क्विकसैंड आ रही है। साथ ही ग्राउंड भी हिलना शुरू हो जाता है। योमिंग वैली वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर उन सब से कहते हैं क्विकसैंड आने वाली है, जल्दी करो। एल्डर भी जल्दी से रेडी हो जाते हैं और कहते हैं मैंने पूरे 3 महीने तक इसका इंतजार किया है, अब फाइनली गोल्डन क्विकसैंड निकलने वाली है। वो अपने सारे साथियों से कहते हैं जल्दी से अपने गोल्डन नेट्स को तैयार करो ताकि सारी क्विकसैंड को उन नेट्स में भरा जा सके, लेकिन एक कतरा भी जाया ना हो। दूसरी तरफ ज़ू पेंग अपने साथियों से कहता है क्या तुम लोगों ने अपने गोल्डन नेट्स को तैयार कर लिया है? ज़ीडियान उसे कहता है हाँ मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। ज़ू पेंग उसके हाथ से गोल्डन नेट लेता है और उसे पानी के अंदर फेंक देता है। ज़ीडियान उसे कहता है ब्रदर ज़ू पेंग अब तुम क्या करने वाले हो? ज़ू पेंग उसे कहता है अभी मैं जो करने वाला हूँ उसे जरा गौर से देखना। और साथ ही ज़ू पेंग कुछ मंत्र बोलता है जिसकी वजह से वो सारी फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो जाती हैं और जंगल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर रोशनी निकलती है। एल्डर भी जल्दी से उस निकलने वाली रोशनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये लाइट्स कहाँ से आ रही हैं? आखिर कौन है? लगता है किसी ने हम पर अटैक किया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 32 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।